हाय फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं माय माफिया हस्बैंड फैन फिक्शन के पार्ट 6। फैन फिक्शन शुरू करने से पहले मैं बस एक थोड़ी सी मेरी सर्दी की वजह से मेरा गला पूरी तरह बैठ गया है। अगर मेरे साउंड में थोड़ी सी भी कुछ अलग लगे तो सॉरी। अब शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने सुना था कि जान और एबो दोनों बातें करते हुए लिफ्ट में आ गए थे, मगर सडनली जान ने चिल्लाना शुरू किया था। अब आगे की स्टोरी। जान सडन पैनिक होते हुए चिल्लाते हुए कहता है, क्या हो गया? ये लिफ्ट सडन क्यों बीच में बंद हो गया? और वो फिर से वो लिफ्ट के सारे बटन को प्रेस करने लगता है जैसे वो फिर से स्टार्ट हो जाए, मगर वो कुछ भी नहीं हो रहा था। जान को ऐसे पैनिक होते हुए देखकर वो इरिटेट हो जाता है और वो उसे पीछे खींचते हुए कहता है, ओ गॉड, तुम इतने से क्यों चिल्ला रहे हो? कोई टेक्निकल इशू होगा, जरूर ये जल्दी ठीक हो जाएगा, अभी कोई आ जाएगा, तुम इतने ज़्यादा चिल्लाना बंद करो। जान इबो की तरफ देखते हुए कहता है, नहीं नहीं, यहाँ पर कोई भी नहीं आएगा। क्या तुम्हें पता नहीं है, ये डॉक्टर हाइक्वन के पर्सनल लिफ्ट है। यहाँ पर बस उनके कुछ क्लोज स्टाफ या फिर क्लोज पर्सन ही आते हैं। यहाँ पर होल हॉस्पिटल के स्टाफ इसे यूज़ करना अलाउ नहीं है। तुम इसलिए इसे यूज़ कर पाए क्योंकि तुम उसके भाई हो। ये कहकर जान लिफ्ट के एंट्रेंस के पास चला जाता है और वो फिर से स्टार्ट बटन को प्रेस करने लगता है और बाहर की तरफ देखते हुए हेल्प के लिए चिल्लाने लगता है, क्या मुझे कोई सुन सकता है? प्लीज़, हम लोग यहाँ पर स्टक हो गए हैं, प्लीज़ हमारी मदद कीजिए। जान जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि शायद कोई उसकी बातें सुनकर उन्हें हेल्प कर ले। इब्बो कुछ देर सोचने के बाद जान को अपनी तरफ खींच लेता है और अपने दोनों हाथों से उसके दोनों आर्म्स को पकड़कर अपने बहुत ज़्यादा करीब ला देता है, जैसे जान का सर इबो के चेस्ट के पास आ गया था। जान इबो के ऐसे सडन एक्शन देखकर वो पूरी तरह शॉक हो जाता है। उन दोनों के बॉडी पूरी तरह क्लोज थे, इतने ज़्यादा क्लोज कि इबो जान के हार्ट बीट को अच्छी तरह सुन सकता है। डर के वजह से उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया था। दूसरी तरफ जान जो इबो के हॉट ब्रेथ को अपने फेस पे अच्छी तरह फील कर सकता है। फाइनली इबो साइलेंस को ब्रेक करते हुए कहता है, तो फिर तुम यहाँ पर कैसे आए? जान जो कुछ नहीं समझ पा रहा था कहता है, क्या? इबो कहता है, तुमने अभी कहा कि ये मेरा भाई का प्राइवेट लिफ्ट है, इसे बस उनके कोई क्लोज ही इसे यूज़ कर सकता है, तो फिर तुम इसे कैसे यूज़ कर सकते हो? तुम तो बस एक सिंपल सा हॉस्पिटल का स्टाफ हो या फिर डॉक्टर, ना तुम उनके कोई फैमिली रिलेशनशिप हो या फिर तुम उसके भाई हो, ना तुम उसके कोई बेस्ट फ्रेंड हो, क्योंकि मैं अपने भाई के सारे दोस्त को जानती हूँ, तो फिर तुम इस लिफ्ट को कैसे यूज़ कर सकते हो? जान सहाय करते हुए कहता है, मैं इसे यूज़ कर सकता हूँ क्योंकि डॉक्टर हाइक्वन ने पर्सनली मुझे ये अलाउ दिया है। ये कहकर इबो को पोज करके वो फिर से एंट्रेंस के पास जाकर डोर को जोर जोर से पीटते हुए हेल्प के लिए कहने लगता है, मगर इबो तो अपने ही दुनिया में खो गया था। वो सोचता है, भाई ने उसे अलाउ दिया, मगर क्यों? ये लड़का मेरे भाई के लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट कैसे हो गया? अभी वो जान से जेलस हो रहा था क्योंकि अब ये प्रूफ हो गया है वो बस एक नहीं है, अपने भाई के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट अब कोई है इसके भाई की ज़िंदगी में जो उससे प्यार अभी शेयर कर रहा है। वो अपने ख्यालों में इतना ज़्यादा बिजी हो गया था कि सामने उसे जान बुला रहा था, मगर वो उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं रहा। जान उसे हिलाने लगता है और चिल्लाते हुए कहता है, मिस्टर वांग गिबो, क्या सोच रहे हो? तुम मरना चाहते हो क्या? प्लीज़ मेरी मदद करो। ये कहकर वो फिर से गेट के पास चला जाता है और फिर से पीटते हुए हेल्प के लिए कहने लगता है। इबो सोचता है, क्या उसने अभी मुझ पर चिल्लाया? उसकी हिम्मत कैसे हुई? आज तक किसी की भी हिम्मत नहीं हुई थी माफिया बस पर चिल्लाने के लिए, और उस लड़के में इतनी ज़्यादा हिम्मत कहाँ से हो गया? या अगर ये हॉस्पिटल नहीं होता तो मैंने उसके जीभ को ही काट देता। फाइनली वो जान के पास जाता है और जान को पीछे की तरफ खींचकर अपने पैंट से फ़ोन निकालने लगता है, मगर वहाँ पर कोई भी सिग्नल नहीं था। जान का भी वही हालत था। अब वो दोनों लिफ्ट में स्टक हो गए थे। अब वो किसी को हेल्प के लिए इन्फॉर्म भी नहीं कर सकते थे। जान जो इतनी सी छोटी सी प्लेस पर रहना कभी भी पसंद नहीं था, अब वो अनकम्फर्टेबल फील करने लगता है। वो बहुत ज़्यादा घबरा गया था। उसका हाथ अब ट्रैवलिंग करने लगता है। जो इबो उसे नोटिस करता है और उसके फेस की तरफ देखते हुए कहता है, हे, तुम अभी ठीक हो? अब तुम्हें क्या हो रहा है? इबो उसे कुछ सवाल पूछे उससे पहले ही
जान लिफ्ट के फ्लोर में ही बेहोश हो जाता है। इब्बो नील डाउन होकर उसे उठाने की कोशिश करता है। वो उसके छोटे और थिन बॉडी को उठाकर अपने आर्म में ले लेता है और उसके चीक्स को पैट करते हुए कहता है, हे तुम्हारा नाम क्या है? अब उठो, प्लीज़ मरना नहीं जब मैं यहाँ पर हूँ, नहीं तो मेरा भाई मुझे श्योर मार डालेगा। इब्बो उसके पूरी बॉडी को शेक करने लगता है। जब वो रेस्पॉन्स नहीं करता तो इब्बो उसके नोज़ के पास अपने एक फिंगर लेता है और वो रिलीफ फील करता है जब उसे रियलाइज होता है कि वो सांसें ले रहा है। वो जहान के दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर उसे रब करने लगता है। जहान का हाथ पूरी तरह आइस की तरह कोल्ड हो गया था। उसे रब करते हुए उसे उठाने की कोशिश कर रहा था, मगर कुछ ही सेकंड में उस लिफ्ट में पूरी तरह डार्कनेस छा जाता है, क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई पूरी तरह बंद हो गया था। अब कुछ ही देर में वहाँ पर ऑक्सीजन भी जाना बंद हो जाएगा। ये सारी बात सोचते हुए वो भी चिल्लाकर हेल्प के लिए कहने लगता है, मगर कोई भी हेल्प नहीं होता। ऐसे ही 30 मिनट चला जाता है। इस सारे वक्त में इब्बो ने जान के अनकॉन्शियस बॉडी को अपने आर्म में लेकर सहलाते हुए वहीं पर बैठा हुआ था। इब्बो को पता नहीं था वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि उसे किसी की भी क्लोजनेस उसे पसंद नहीं था। बस उसके भाई, अंकल वेन और ग्रानी के अलावा उसे किसी का भी छूना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। मगर ये लड़का, पता नहीं उसके अंदर कुछ इनविजुअल फोर्स है शायद, जो उसे अट्रैक्ट उसकी तरफ कर रहा है। शायद इसलिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, मगर उसके अलावा उसके लिए मेरे दिल में कुछ भी फीलिंग नहीं है। मगर मैं बात कभी भी डिने नहीं कर सकता कि ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, जैसे हेवन के एंजल की तरह। वांगजी अपने मन में सोचता है कि यार दिन भर जब उसके साथ बहुत सारी चीज़ें हुई। पहली बात, उसने उसके कपड़े ख़राब कर दिया, उसने उसे हर्ट किया, मगर फिर भी मैंने उसे अच्छे से जाने दिया और उसके वजह से थोड़े से वक्त के लिए ही सही मैंने मुस्कुराया। उसने कुछ देर पहले बोला कि वो मेरा मुंह तोड़ देगा, मगर अब मैं उसके साथ क्या कर रहा हूँ? मैं उसकी मदद कर रहा हूँ, उसके हाथ को रब करते हुए उसे वार्म फील कर रहा हूँ। क्या ये मैं हूँ डेंजरस माफिया बस? मगर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इस एंजल ने मुझे पोजेस किया है। मैं एक डेमन हूँ, हाँ, मगर ये अभी मैं नहीं हूँ जो इसके पास उसे मारने के बजाय मैं यहीं पर उसकी हेल्प कर रहा हूँ। वो दोनों ऐसे ही 30 मिनट तक लिफ्ट में फंसे हुए थे। बाहर से कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा था। जैन अनकॉन्शियसली इबो के गोद में लेटा हुआ था और इबो उसकी खूबसूरती और क्यूट फेस की तरफ घूरे ही जा रहा था। दूसरी तरफ ये सब कुछ कोई लैपटॉप में बस देख रहा था। वो रियली में एंजॉय कर रहा था कि अंदर क्या हो रहा है। जैसे ही उसने देखा था कि जान बेहोश हो रहा है, वो पूरी तरह पैनिक हो गया था। वो डॉक्टर हाइक्वेन था। वो अपने जूनियर की तरफ देखते हुए कहता है, क्या हुआ उसके साथ? वो इस तरह कैसे बेहोश हो गया? तो उसका जूनियर कहता है, रिलैक्स डॉक्टर हाइक्वेन। डॉक्टर साइजन को कुछ साइकोलॉजिस्ट प्रॉब्लम है, कुछ स्मॉल कोल्जिस्ट और बिना एयर प्लेस में वो थोड़ा सा बेहोश हो जाता है, मगर वरीड मत होइए, उसे कोई ज़्यादा अफेक्ट नहीं करेगा। जैसे ही वो उठ जाएगा उसे स्लाइटली हेडेक होगा, उसके अलावा उसे कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। हाइक्वान कहता है, ओके ठीक है, थोड़ा सा वेट करते हैं, देखते हैं मेरा भाई क्या कर रहा है। पहली बार आज मैंने उसे किसी के लिए हंसते हुए देखा है। और वो अपने आप को प्राउड करते हुए कहता है, मैं कितना ज़्यादा जीनियस हूँ कि मेरा प्लान काम कर रहा है। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मेरे भाई इतनी जल्दी चेंज होगा। और इस बात की कोई डाउट नहीं है कि वो पर्सन डॉक्टर जान है। ये सारी बातें हाइकॉन प्राउडली कह रहा था, क्योंकि जान जब बेहोश हो गया था, इबो पैनिक होते हुए उसे कैसे केयर ले रहा था, वो देखकर बहुत ज़्यादा खुश था। कुछ देर बाद जब हाइकॉन देखता है कि इबो बेहोश हो रहा है, तो वो अपने जूनियर पर चिल्लाते हुए कहता है, अभी जाकर लिफ्ट को ओपन करो, उन दोनों को बाहर निकालो। कुछ ही सेकंड में कुछ लोग लिफ्ट ओपन करके उसके अंदर चले जाते हैं और इबो और जान को दोनों को अलग करने की कोशिश करते हैं, मगर इबो जान को टाइटली पकड़ा हुआ था। मगर बहुत मशक्क़त के बाद उन दोनों को अलग खींच जाती है और उन दोनों को ही सेपरेट रूम में एडमिट कर देते हैं। ठीक 45 मिनट्स के बाद
उन दोनों को सेंस आता है। अब हमें जान का रूम दिखाया जाता है, जहाँ पर दर्द के वजह से जान अपने दोनों हाथों से अपने सर को पकड़कर रोते हुए कहता है, ओ माय गॉड, मेरा सर। हाईक्वान जो जान के बेड के पास एक टेबल के ऊपर बैठा हुआ था, वो कहता है, डॉक्टर जान, तुम उठ गए, अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है? जान हाईक्वान की तरफ देखता है, कुछ देर सोचने के बाद कहता है, ओ सर, हाँ मैं ठीक हूँ, मगर मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। हाईक्वान कहता है, डोंट वरी, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, और उसे मेडिसिन देते हुए कहता है, ये मेडिसिन अभी खा लो। मेडिसिन खाने के बाद जान मुस्कुराते हुए कहता है, थैंक यू सर, आई गेस आपने मुझे उस लिफ्ट से निकाला। तो हाईक्वान कहता है, यस डॉक्टर जान, तुम अनकॉन्शियस थे जब डोर को ओपन किया गया था, मगर डोंट वरी, तुम अभी पूरी तरह ठीक हो। जान कुछ देर बाद हेजिटेट होते हुए कहता है, सर, मेरे साथ एक इंसान, मेरा कहना मतलब मिस्टर वांग यीबो, वो भी मेरे साथ थे। वो कैसे हैं? हाईक्वान सोचता है, जान यीबो के लिए वरीड हो रहा है। ये सोचते हुए वो हंसने लगता है। जान जो हाईक्वान के कुछ आंसर ना देने पर वो पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। तो हाईक्वान कहता है, ओहो, वो पूरी तरह ठीक है, वो कुछ देर पहले ही उठ गया था। ये सारे वक्त हाईक्वान फूल की तरह हंसे ही जा रहा था, मगर जान उसकी ऐसी बिहेवियर पर कुछ भी अटेंशन नहीं देता और कहता है, ठीक है सर, और अपने मन में सोचता है कि जब वो बेहोश हो गया था उसकी बॉडी पूरी तरह कोल्ड हो गया था, और उसे थैंक्स करते हुए कहता है कि उसने उसे वार्म देने की कोशिश कर रहा था। और कुछ घंटों बाद जान हॉस्पिटल से अपने घर की तरफ चला जाता है। अब हमें रेस्टोरेंट दिखाया जाता है। ईबो 4:30 पर रेस्टोरेंट पर पहुंच गया था। उसे पता था वो पूरी तरह लेट हो गया है। वो जैसे ही उसे हॉस्पिटल में होश आया था, वो रेस्टोरेंट के लिए निकल गया था, और वो पूरे रास्ते जान को गालियाँ ही दे रहा था, क्योंकि उसी के ही वजह से वो आज लेट हो गया है। जैसे ही वो रेस्टोरेंट के अंदर जाता है, वो इंसान वहाँ पर नहीं था। उसे कॉल करने की कोशिश करता है, मगर उसका कोई आंसर नहीं मिलता। वो पूरी तरह गुस्सा हो जाता है। कितने सालों बाद वो अपने फादर किलर के वीकनेस के पास इतनी ज़्यादा करीब था, मगर वो फिर से उसी समय इबो का फ़ोन रिंग होता है, जो उसे सबसे ज़्यादा भरोसेमंद इंसान ने कॉल किया था। दूसरी तरफ से वो इंसान कहता है, सर, मैंने आपको इसलिए कॉल किया है। इबो कोडली कहता है, बोलो। दूसरी तरफ से वो इंसान डरते हुए कहता है, सर, वो इंसान जो हमें शाहजहां के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला था, वो इंसान रेस्टोरेंट के पीछे ही मरा हुआ मिला, जहाँ पर आप लोग मिलने वाले थे। इबो डार्क कोल्ड वॉइस में कहता है, एंड व्हाट? तो वो दूसरी तरफ से वो इंसान एक ही सांस में कह देता है, सर, सारे इन्फॉर्मेशन एक पेन ड्राइव में था, मगर पता नहीं वो पेन ड्राइव अब कहाँ पर है और किसके पास है। वांग यीबो अब कुछ भी नहीं कहता, वो पूरी तरह क्वाइट हो जाता है, और कुछ देर बाद वो गुस्से से अपने फ़ोन को नीचे की तरफ फेंक कर अपने दांतों को चबाते हुए कहता है, तुम इस बार अपने बेटे को मुझसे बचा लिया, मगर हर बार नहीं। तुम उसे मुझसे कितने दिनों तक छुपा के रख पाओगे? अब हमें चाइना में साव मेंशन दिखाया जाता है। एक इंसान मिस्टर साव के पास आकर कहता है, सर, 2 हफ्तों से हमारे यंग मास्टर को एक इंसान स्पाई कर रहा था। हमने ये बात जान ली कि हमारे यंग मास्टर की इन्फॉर्मेशन को कौन कलेक्शन कर रहा था, मगर उसके लीडर कौन है अभी तक हम लोग नहीं जान पाए। मगर हमारे यंग मास्टर को जो यूएसए में गाइड कर रहे थे, उन लोगों ने उसे मार डाला और उसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली है। मिस्टर साव कहते हैं, गुड, मेरा बेटा कैसा है? वो इंसान कहते हैं, यंग मास्टर पूरी तरह ठीक है, उनका काम ठीक ठाक चल रहा है और उनका हेल्थ भी पूरी तरह ठीक है। मिस्टर साव नोट करते हैं और कहते हैं, ठीक है, उसका लीडर कौन है उन्हें ढूंढो, मैं तुम्हें 10 दिन का वक्त देता हूँ। वो इंसान वो करते हुए कहता है, ओके सर। ये कहकर वो उस घर से बाहर चला जाता है। वो इंसान मेंशन से बाहर जाने के बाद मिस्टर साव खड़े होते हैं और खिड़की के पास जाकर कहते हैं, कोई भी मेरे बेटे को हार्म नहीं कर सकता।
मैं उसे हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा। आज का पार्ट मैं यहीं पर ही ख़त्म करती हूँ। आप लोगों को मेरा एक्सप्रेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।